नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलास्टिसिटी पर चर्चा की थी और वीडियो के आखिर में हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हालांकि उस चीज़ पर हम लोगों ने एक सस्पेंस बरकरार रखा था, तो इस वीडियो में सस्पेंस को थोड़ा और बरकरार रखते हैं। पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद हम लोग वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये पहले शुरू करते हैं कि क्या न्यूमेरिकल है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन द डिमांड फंक्शन p इज इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4q प्लस 96। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमारा डिमांड फंक्शन है नॉन लीनियर इन नेचर है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन p इज इक्वल्स टू 51। इफ द प्राइस राइजेस बाय 2%, कैलकुलेट द कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, पहले हमको निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज चेंज इन डिमांड भी निकालना है। तो आइए, वही अप्रोच हमारा, तो एक ही अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि क्या क्या गिवन है उसको पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। p इज इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4q प्लस 96 और p इज इक्वल्स टू 51 भी दिया हुआ है। p इज इक्वल्स टू 51 भी दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको ईडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ईडी इज इक्वल्स टू व्हाट। उसके बाद दिया हुआ है, इफ द प्राइस राइजेस बाय 2%, कैलकुलेट द कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज चेंज इन डिमांड। देखिए, पहले हम अपना फोकस पहले इस पार्ट तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। ईडी निकालने के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता है, हमको डी क्यू अपॉन डी पी चाहिए। इसमें से हमारे पास P दिया हुआ है, Q अननोन है, डी क्यू अपॉन डी पी भी अननोन है, यानी Q हमको मालूम नहीं है। डी क्यू अपॉन डी पी भी हमको मालूम नहीं है। तो आइए मालूम करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर P एक एक्सप्रेशन भी है और P एक हमारे पास कांस्टेंट भी है। इन दोनों को इक्वेट कर दे तो हमारे को Q की वैल्यू निकल जाएगी। Q की वैल्यू निकल जाएगी। तो आइए Q की वैल्यू निकालते हैं। 51 इज इक्वल्स टू, इसको यहीं रखते हैं, 51 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4q प्लस 96। इसको इधर ले गए तो कितना हुआ, 96 माइनस 51, 45 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4q प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे को q की वैल्यूज निकल जाएगी। हाँ, अब देखिए, सॉल्व करने में एक दिक्कत है यहाँ पर है कि माइनस साइन है। अगर हमारे पास प्लस साइन होगा तो हमारे लिए थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाँ, जो भी बच्चे मैथ्स में बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिनकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिन्होंने मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं की है, उनके लिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। देखिए, पूरे एक्सप्रेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो अगर हम एक साइड में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दूसरे साइड में -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे साइड में 0 दिया हुआ है, उसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करें या 1000 से मल्टीप्लाई करें, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही आना है। लेकिन हमारा इस साइड में क्या है कि एक्सप्रेशन आसान हो जाएगा, जो हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो आसान हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। माइनस क्यू स्क्वायर है तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4q है तो ये प्लस 4q हो जाएगा, प्लस 45 है तो ये माइनस 45 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे लिए काम आसान हो गया। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का दो टेक्निक हमको मालूम है। पहला टेक्निक क्या है, फैक्टराइजेशन की टेक्निक मालूम है। दूसरी टेक्निक है, श्रीधर आचार्य ने जो एक फार्मूला दिया था वो फार्मूला से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा फैक्टराइजेशन से काम हो जाएगा।
देखिए 45 दिया है और यहाँ 4 है, तो 9 माइनस 5, 4, 9 इंटू माइनस 5, 45, क्यू स्क्वायर प्लस 9q माइनस 5q प्लस माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0. This implies q into q plus 9 minus 5 q plus 9 is equals to 0. This implies q minus 5 into q plus 9 is equals to 0. This implies q is equals to 5 and minus 9. अब देखिए क्वांटिटी है तो पॉजिटिव ही होगा, तो माइनस 9 को हम इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर करना ही है हमको, क्योंकि क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है. तो यानी हमारे पास q निकल कर क्या आया, 5 निकल कर आया. p इज इक्वल्स टू कितना हुआ 51, q इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5. अब हमको चाहिए क्या था, dq अपॉन dp चाहिए, ये अभी भी हमारे लिए अननोन है. आइए अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं. इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को. जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये dp बाई dq होगा, लेकिन चाहिए क्या हमको, dq बाई dp चाहिए होगा. पिछले वीडियो में हमने देखा था जब भी ऐसी स्थिति आए तो इसको dp बाई dq कर देंगे, उसके बाद हम उस रिजल्ट को पलट देंगे तो हमारा dq बाई dp आ जाएगा. तो आइए देखते हैं, dp अपॉन dq इज इक्वल्स टू माइनस 2q माइनस 4. दिस इम्प्लाइज dq अपॉन dp इज इक्वल्स टू माइनस 2q माइनस 4. ठीक है, अब q की वैल्यू कितनी है निकल के हमारी 5 आई, यहाँ 5 रखेंगे तो कितना होगा, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 14, यानी dq बाई dp भी हमको निकल के सामने आ गया माइनस 1 बाई 14. क्लियर है. अब देखिए, अब हमारे को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो निकल ही जाएगा, सारा एक्सप्रेशन आ गया है. dq अपॉन dp इंटू पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 14 इंटू पी कितना है 51 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू माइनस 51 डिवाइडेड बाई 14 टू 570. अब देखिए, अब एग्जामिनेशन में हमको कैलकुलेटर अलाउड है तो उस कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे. हम भी कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं. 51 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल्स टू माइनस 0.7285. ठीक है, ये हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई निकल के. अब इसको थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, माइनस 0.73 कर दिया, यानी कि पहला आंसर हमारा निकल के माइनस 0.73 आ गया. अब आइए दूसरे पार्ट को देखते हैं. इफ़ द प्राइस राइजेस बाय 2%. अच्छा, हम लोगों ने जब इलास्टिसिटी पढ़ा था तो ये भी देखा था कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का रिलेशनशिप होता है इलास्टिसिटी. परसेंटेज चेंज इन सप्लाई भी होता है, इधर परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. देखिए हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है, यानी कि E इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो ये हो जाएगा E की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस 0.73 निकल के सामने आई. परसेंटेज चेंज इन Q कितना होगा वही हमको निकालना है, डिवाइडेड बाई 2%. इसको इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, 73 इंटू 2
1.46, यानी परसेंटेज चेंज इन Q इज इक्वल्स टू -1.46%। यानी कहने का मतलब ये है कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस बाय 2%, देयर इज अ डिप इन डिमांड बाय -1.46%। हमारा कंक्लूजन आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? तो अब फाइनली वक्त आ गया है सस्पेंस से पर्दा उठाने का। कौन से कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी सीखेंगे? हालांकि वीडियो देखने के पहले आप लोग जब थंबनेल में तो वो लिखा ही रहेगा, तो इतना नाटक करने का कोई सेंस नहीं बनता था। लेकिन चलिए, अरे भाई नाटक हम लोगों ने किया है। तो जो हमारा रिलेशनशिप है वो है मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी के बीच का रिलेशनशिप ही हमको पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? यही होता है ना। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? यही होता है ना। मान लीजिए U इज इक्वल्स टू P एंड V इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, पहले इसको देखिए कि अगर हम du अपॉन dq करते हैं तो क्या होगा, dp अपॉन dq हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग dv अपॉन dq करते हैं तो क्या होगा, इतना लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाए। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। आइए रख देते हैं। u की वैल्यू कितनी है, p। dv अपॉन dq कितना हो गया, 1। p इंटू 1 को p ही रहने देते हैं, फिर प्लस साइन। v कितना है, v हमारा q है। du अपॉन dq कितना हो गया, dp अपॉन dq। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा उसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा असली कैच यहीं पर है, बहुत ध्यान से। अब इस पूरे एक्सप्रेशन से यदि हम p कॉमन ले लें तब क्या बचेगा। आप ये कह सकते हैं सर इसमें तो p है ही नहीं, तो p कहाँ से कॉमन लीजिएगा, क्या यहाँ से p कॉमन लीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन है, यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने जो पिछला न्यूमेरिकल किया था उसमें कुछ इस तरह से था, क्यू स्क्वायर प्लस 9q माइनस 5q था ना, माइनस 45, कुछ इस तरह से था एक्सप्रेशन हमारा। ठीक है, हमने यहाँ से q कॉमन लिया इन दोनों में से, इन दोनों में से q कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, q प्लस 9। यहाँ से भी हमने 5 कॉमन लिया, यहाँ भी q प्लस 9 बचा। अब समझिए, बात समझिए, यहाँ से q कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, जो अंदर जो क्वांटिटी बची हुई है उस क्वांटिटी में q से डिवाइड किया कि नहीं किया। सॉरी, यहाँ जो क्वांटिटी है इन दोनों में से q हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ q से डिवाइड करके जो रिजल्ट आया वो लिखा, यहाँ जो q से डिवाइड करके रिजल्ट आया वो लिखा।
उसी तरह से हमने यहाँ 5 कॉमन लिया, इस पूरी क्वांटिटी में 5 से डिवाइड करके रिजल्ट आया वो यहाँ लिखा, और यहाँ जो रिजल्ट आया वो यहाँ लिखा। ठीक है, उसी तरह से हम p से डिवाइड कर देंगे, p में p से डिवाइड किया तो 1 आया, यहाँ डिवाइड किया तो इसको q बाई p इंटू डी पी अपॉन डी क्यू। क्लियर है? अब देखिए, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी बाई क्यू। इलास्टिसिटी का फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। और यहाँ पे देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अगर पूरे फार्मूले को पलट दिया जाए तो 1 बाई ई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी क्यू इंटू क्यू बाई पी। इसको पूरे को पलट दिया, यही चीज़ तो हमारी यहाँ लिखी हुई है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इस रिजल्ट का सबसे अच्छा इस्तेमाल तब होगा जब हम इस रिजल्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल्स करने में हमको किस तरह से आसानी होगी, एकदम क्वेश्चन दे के हमारा रिजल्ट रेडी रहेगा। जो भी एग्जामिनेशन होता है यूजीसी नेट का या फिर जेएनयू का, उसमें हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, और वहाँ पे सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो है हमको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ई जो है -1 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है, यानी ई -1 और 0 के बीच में कहीं लाई करती है। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन है ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 1 बाई ई जो है -1 से छोटा है। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इनइक्वालिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लीजिए। यदि हमारा दिया हुआ है a इज लेस देन b, ठीक है, तो हमने और इसको a को 1 बाई ए कर दिया और b को 1 बाई बी कर दिया, तो ये साइन पलट जाएगा। सिमिलरली हमने इसको माइनस कर दिया तो भी साइन पलट जाएगा, तो वही साइन पलट गया, यानी -1 जो है, यानी 1 बाई ई जो है -1 से छोटा हो गया है। अब -1 से छोटा हो गया तो -1 से छोटी क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? -1.5 होती हैं, -2 होती हैं, -3 होती हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर ई जो है -1 और 0 के बीच में लाई करता है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ई जो है हमारा -1 और 0 के बीच में लाई करता है। वैसी स्थिति में क्या होगा? ये पूरी क्वांटिटी जो है ये -1 से छोटी हो जाएगी। -1 से जब छोटी हो जाएगी तो -1 से छोटी एक क्वांटिटी मान लीजिए -2 है, तो 1 प्लस -2 कितना होगा? -1 होगा, या 1 प्लस -3 कितना होगा? -2 होगा। कुछ भी होगा तो ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है वो तो नेगेटिव हो जाएगा। उस नेगेटिव को जब किसी भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया हमारा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यदि अभी हम लोगों ने ये वाला केस देखा, -1 से 0 के बीच में है, अब इसी को थोड़ा पलट देते हैं। ये वाली स्थिति है, यानी -1 ई जो है -1 से छोटा है, इसको पलट देंगे, ये -1 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं बड़ा हो जाएगा? 1 बाई ई विल बी ग्रेटर देन -1। अरे बाबा, ई जब -1 से छोटा है तो 1 बाई ई -1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? वैसी स्थिति में क्या होगा? -1 से अगर कोई क्वांटिटी बड़ी है तो वो क्वांटिटी क्या हो सकती है? वो 0.5 हो सकती है, वो 0 हो सकती है, कोई भी क्वांटिटी होगी वो
मान लीजिए -1 से बड़ी क्वांटिटी -0.5 इज ग्रेटर देन -1, इतना तो होता ही है। ये सपोज कीजिए यहाँ पर नेगेटिव ही है लेकिन ये 0.5 है, तो 1 - 0.5 या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी 0.5, किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ई जो है -1 के बराबर हो जाता है, -1 तो 1/e भी -1 के बराबर ही होगा, -1 के बराबर होगा तब हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो 0 हो जाएगा। ई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, मॉड ई की बात नहीं कर रहे हैं। आइए अब इसी पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व था कुछ इस तरह का पैराबोला, ठीक है। ये हमारा पीक होता था, मैक्सिमम पॉइंट होता था, या हाईएस्ट पॉइंट कर लीजिए, मैक्सिमम पॉइंट कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। जो इसका स्लोप होता था वो इस पॉइंट तक पॉजिटिव होता था, स्लोप बोले तो हमारा MR मार्जिनल रेवेन्यू। उसके बाद ये हमारा इसका स्लोप जो होता था वो नेगेटिव, यानी मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होने लगता था, यानी कि इस हिस्से में हमारा जो डिमांड होगा वो इलास्टिक होगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू इलास्टिक होने के लिए हमारा मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होना और इलास्टिसिटी में रिलेशन है। इस हिस्से में जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू अगर पॉजिटिव है तो डिमांड भी हमारी इलास्टिक होगी। इस हिस्से में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है, स्लोप नेगेटिव होती है, तो हमारा ये जो है क्या नाम है, डिमांड भी जो है वो इनइलास्टिक होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व पर होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व होता है या मार्जिनल रेवेन्यू जो हमारा स्लोप होता है टोटल, उस पर ये डिपेंड करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। डिमांड फंक्शन के स्लोप से कोई इसका लेना देना नहीं है। कैसे नहीं लेना देना है, आइए समझते हैं। वो एक आखिरी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक लीनियर डिमांड फंक्शन देखते हैं हम लोग। लीनियर डिमांड फंक्शन कुछ इस तरह का होता है, विथ a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ फॉर्मूलिक q इज इक्वल्स टू p माइनस b ठीक है। dq बाई dp निकालते हैं हम लोग, कितना होगा dq बाई dp 1/a। अब इलास्टिसिटी निकालते हैं, E इज इक्वल्स टू 1/a इंटू पी, और q निकाल के कितना आया था, p माइनस बी इंटू 1/a। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा p माइनस बी। ये सिर्फ लीनियर डिमांड कर्व की बात हो रही है, यानी लीनियर डिमांड कर्व में हमारा जो इलास्टिसिटी है उसको स्लोप से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से मतलब है, उसको प्राइस से मतलब है और इंटरसेप्ट से मतलब है। ठीक है, इलास्टिसिटी इज इंडिपेंडेंट का एक और कहाँ, ए इस पूरे एक्सप्रेशन में नहीं है। दिस एक्सप्रेशन इज फ्री फ्रॉम ए बोले तो स्लोप, जब स्लोप से फ्री है तो स्लोप का कोई रोल ही नहीं है इलास्टिसिटी निकालने में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब ये देखते हैं एक डिमांड कर्व पे। इस तरह से है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, हमारा बी होगा, इंटरसेप्ट है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, -b/a होगा।
ठीक है, अब इस पॉइंट पे चलते हैं। अब इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हैं, P अपॉन P माइनस बी। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, यहाँ पर P माइनस बी यानी P और B एक हो जाता है। इस पॉइंट पर P और B एक है, ठीक है। तो P और B एक हो गया तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू, तो ये नीचे 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। भाई अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड होता है। इसी को इन्फिनिटी भी कहते हैं, हालांकि इन्फिनिटी नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन समझने के लिए हम इसको इन्फिनिटी कह लेते हैं। अब इस पॉइंट पे देखते हैं हम लोग, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे P 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। जब न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, भाई हमारा एक्सप्रेशन साफ जो दिया हुआ उसी एक्सप्रेशन के आधार पर बात कर रहा है। मॉड ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मॉड ई इज इक्वल टू 0 हो गया, ऊपर मॉड ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम कर्व पर ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी इलास्टिसिटी कम हो रही है। अब भाई अब एक मिड पॉइंट पे चर्चा करते हैं, इस कर्व के मिड पॉइंट पे चर्चा करते हैं। ये वाला पॉइंट, ये मान लीजिए माइनस बी अपॉन 2a हो गया और ये हो गया b/2। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे रख के देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे ये भी b/2 हो जाएगा, ऊपर वाला भी b/2 हो जाएगा, नीचे b/2 माइनस b, तो माइनस b/2 तो -1 हो जाएगा, मॉड ई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यूनिट इलास्टिक। ठीक है, इस रेंज में जो मॉड ई है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, और इस रेंज में मॉड ई जो है वो लेस देन 1 होगा। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, तो खैर मार्जिनल रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लेक्चरशिप का जो इंटरव्यू होता है या पीएचडी टेस्ट के लिए कहीं इंटरव्यू वाइवा होता है, उसमें भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सब बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ये सब मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही सब बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को सीखने में बड़ा मज़ा आया होगा। मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के मज़े का आनंद ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।